आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीईओ की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो एक मुस्लिम होना चाहिए। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। वही आगे ओवैसी ने कहा कि जो लोग एक मुस्लिम पार्टी को टिकट नहीं देते वो मुस्लिम को अधिकारी क्या बनाएंगे। फिर सीईओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीईओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हमको मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए। अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या अगर कल कोई जाएगा, जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी राव ने कहा कि 2023 में सत्ता संभालने वाले कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के छात्रों से बहुत सारे वादे किए थे। आज वे बुनियादी वादे भी नहीं निभा पा रहे हैं। 13 लाख छात्र पीड़ित हैं क्योंकि कॉलेजों में छात्रों का 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। वही आगे उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति लागू नहीं की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज 13 लाख छात्र परिवारों को नुकसान हो रहा है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा है। हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगते हैं। Government which took office in 2023 had made so many promises to the students of Telangana. Today they are unable to keep up even the basic promises. 13 lakh students are suffering because more than 8,000 crores of rupees are due to the students into the colleges. Now the scholarships are not being given, the fees reimbursement is not being implemented, as a result of which today 13 lakh student families are being harassed by the college management. We demand answers from Rahul Gandhi ji and the Congress party because they had promised the moon. They said 5 lakh Vidya Bharosa card would be given. Today Bharosa तो गया। आज कम से कम जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसकी अमलावरी ठीक नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। कम से कम 2,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए, ताकि आज जो कॉलेजेस ने इंडेफिनिट स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया, इसको लेकर 13 लाख स्टूडेंट परेशान है। इसका अगर कुछ राहत मिलना है तो जल्द से जल्द 2,000 करोड़ हुकूमत की तरफ से रिलीज करें कॉलेज को। ये हमारी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी। पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज कांग्रेस सरकार पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के करीबी रियल एस्टेट व्यवसायियों के लाभ के लिए क्षेत्रीय रिंग रोड के संरेखण को बदलकर किसानों के साथ गंभीर अन्याय करने का आरोप लगाया। किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए समर्थन मांगने के लिए कोकापेट में उनके आवास पर उनसे मुलाकात की थी, यह बताते हुए कि विस्थापितों में से कई SC, ST और BC समुदाय से हैं। हरीश राव ने कहा कि अगर उनकी ज़मीनें ले ली गई तो वे आजीविका के बिना रह जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं और सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए विकाराबाद, परेगी और कोडंगल के माध्यम से एलिग्नमेंट को मोड़ दिया, जिससे कुछ बिंदुओं पर RRR और ORR के बीच की नियोजित दूरी 40 किमी से घटकर केवल 23 किमी हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संशोधित एलिग्नमेंट लागू किया गया तो गंगाराम और शिवन्नागुडेम के किसान अपनी सारी जमीन खो देंगे। बार-बार अपीलों के बावजूद उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पुराने एलिग्नमेंट पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट उद्यमों को बख्शा था।
हरीश राव ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने किसानों को नुकसान कम करने के लिए एग्रीमेंट तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसके विपरीत किया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि समस्या संगारेड्डी से आगे तक बढ़ गई है। कल विकाराबाद जिले के कोडंगल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के आवास पर विरोध प्रदर्शन करते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समूह को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें स्वास्थ्य और सेवानिवृत्त लाभ दिया जाए। हिरासत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने कहा कि केवल 22 महीनों में कांग्रेस सरकार का असली रंग सामने आ गया है। यह स्पष्ट है कि रेवंत रेड्डी बदलाव नहीं लाए, बल्कि बदलाव का सिर्फ दिखावा था। वही आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाली पूर्व बीआरएस सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। पुलिस ने कथित तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त लाभों पर चल रहे विवाद के समाधान की मांग कर रहे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि विधायक चोरी वोट चोरी से भी बड़ा अपराध है। आपने हमारे 10 विधायकों को चुरा लिया। आज 10 विधायकों को चोरी करने के बाद आपके पीसीसी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि 10 लोग हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो वोट चोरी की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, वोट चोरी से भी बड़ा गुनाह है एमएलए चोरी। आपने हमारे 10 एमएलए को चोरी किया। आपने आज 10 एमएलए को चोरी करके आपके पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि 10 लोग हमारे पार्टी में शामिल हो गए। कितने दिन बचोगे सुप्रीम कोर्ट से, कितने दिन बचोगे कार्रवाई से? हम बस यही कहते हैं राहुल गांधी जी से, कभी का एक बार दोगलापन छोड़ो। बात करते हो संविधान की, बात करते हो एंटी डिफेक्शन की, पर कारनामे आपके कुछ और ही हैं। 10 एमएलए बीआरएस पार्टी के निशान पे जीतने वाले आज आपके पार्टी में शामिल हो गए और आपके स्वयं पीसीसी प्रेसिडेंट ने ये अप्रूवर बन गए वो, और उन्होंने मान लिया कि 10 हमारे पार्टी में शामिल हो गए। तो इसमें ज़्यादा तहकीकात करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्पीकर को इमीडिएटली उन पे एक्ट्स डालना होगा और उनको डिस्क्वालीफाई करना होगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व के माध्यम से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 33% और कई राज्यों में 50% है। आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33% भी भागीदारी होगी। भगवान तिरुपति बालाजी के इस स्थान पर देश की नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व से विकसित भारत पर संपन्न हुई। इसमें संसदीय समिति और राज्य की संसदीय समिति के चेयरपर्सन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक चर्चा और संवाद के माध्यम से किस तरीके से महिला नेतृत्व से हम विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा कर सकें। भारत के अंदर, पंचायतों के अंदर, नगर पालिकाओं में सभी राज्यों में 33% और कई राज्यों में 50% महिलाओं की भागीदारी है। आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा में भी 33% भागीदारी होगी। विधायी कार्य में भागीदारी, लोकतंत्र की प्रक्रिया में भागीदारी, और इससे महिला नेतृत्व आने वाले समय के अंदर विकसित भारत सामाजिक, आर्थिक कल्याण के साथ किस तरीके से समाज में सामाजिक मुद्दों में बदलाव हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाया जाना चाहिए। सचिवालय में 4थे जिला कलेक्टरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 4थे स्थान पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। नायडू ने कहा कि हमें भारत को नंबर 1 बनाने के लिए
हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ईरानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सीएम ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत का संबंध असमान शक्ति, गतिशीलता से लेकर और अधिक देने और लेने के दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक समान स्तर पर विकसित हुआ है। नायडू के अनुसार 1991 से पहले कोई सुधार नहीं हुआ करता था और भारत को हिंदू विकास दर दर्ज करने वाले देश के रूप में विश्व स्तर पर मजाक उड़ाया जाता था। बानो मुश्ताक द्वारा दशहरा उत्सव के उद्घाटन को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि आज हम लोग लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा वोट हमारा अधिकार। यह सरकार लोगों के वोट देने के अधिकार से बनी है। मतपत्र गोली से ज्यादा शक्तिशाली है। कर्नाटक के लोगों ने हमें जनादेश दिया है। उद्घाटन के लिए किसे बुलाना है, क्या करना है, यह सरकार का फैसला है। हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। वे संविधान का सम्मान नहीं करते। हम यहाँ संविधान और समाज के हर वर्ग की रक्षा के लिए हैं। एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट रूप से देशभक्ति के बजाय लाभ को चुना। मैं कह रहा था कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं खेला जाना चाहिए था। यह बेहद शर्मनाक है कि बीसीसीआई ने इस मैच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। यह पहलगाम के शहीदों का अपमान और हमारे सैनिकों के अपमान के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार ने स्पष्ट रूप से देशभक्ति के बजाय लाभ को चुना। अब खेलने की क्या आवश्यकता थी? हाथ न मिलाने का यह नाटक क्या है? वे किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सभी राष्ट्रवादी कहाँ छिपे हुए हैं? अगर भारतीय टीम के कप्तान ने खेलने से इनकार कर दिया होता तो मैं इसकी सराहना करता, लेकिन ये लोग बीसीसीआई के मजदूरों के अलावा कुछ नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया और कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अंतरिम आदेश न केवल विरोध करने वाले दलों के लिए बल्कि संयुक्त संसदीय समिति के उन सभी सदस्यों के लिए भी एक बड़ी जीत है जिन्होंने इस मनमाने कानून के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की थी। जयराम रमेश ने आगे कहा कि यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल कानून में निहित शरारती इरादों को खत्म करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करता है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया था कि इस कानून के परिणाम स्वरूप एक ऐसा ढांचा तैयार होगा जहां कोई भी और हर कोई कलेक्टर के समक्ष संपत्ति की स्थिति को चुनौती दे सकेगा और ऐसे मुकदमे के दौरान संपत्ति की स्थिति अनिश्चित रहेगी। रमेश ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन धाराओं के पीछे की मंशा हमेशा स्पष्ट थी, मतदाताओं को भड़काए रखना और धार्मिक विवाद भड़काने वालों को शामिल करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। केरल के तिरुवनंतपुरम में एमएलए हॉस्टल में निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मानकुथिल के पहुंचने पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध जबरदस्त किया। उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मानकुथिल ने कहा कि मैंने कभी भी नेतृत्व या पार्टी की अवहेलना नहीं की है। मैंने हमेशा पार्टी के फैसलों का पूरी तरह से पालन करते हुए काम किया है और कभी भी उनका उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया है। मुझे पता है कि एक निलंबित सदस्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेता से मिलने की कोशिश नहीं की है। जिस दिन आरोप लगा उसी दिन मैंने खुले तौर पर मीडिया को विस्तार से संबोधित किया। एक जांच चल रही है और मैं इसके तकनीकी पहलुओं पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुझे जांच से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वही सरकार जो मेरे खिलाफ खड़ी है, जांच चल रही है। अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो सच सामने आने दीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आज केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की सराहना की है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में स्टालिन ने कहा कि यह फैसला एक ऐतिहासिक पुष्टि है कि संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रताओं को मानने वाले कानूनों द्वारा कुचलना नहीं आ सकता। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला डीएमके और अन्य संगठनों द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में आया है। अपने पोस्ट में स्टालिन ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए असंवैधानिक वक्फ अधिनियम संशोधन पर रोक लगा दी है। यह डीएमके की निरंतर लड़ाई, जनसंघर्ष और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है।
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की न्यायिक सुरक्षा में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के ने वक्फ संशोधन अधिनियम के 4 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिनमें वह धारा शामिल है जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ के रूप में संपत्ति दान करने से पहले 5 साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है और उचित जांच होने तक ये केवल राज्य के स्वामित्व के आरोप पर वक्फ संपत्ति को जब्त करने का अधिकार शामिल है। इसमें जिला कलेक्टरों को लंबे समय से धार्मिक उपयोग वाले संपत्तियों का वक्फ उपयोगकर्ता का दर्जा हटाने के लिए दिए गए अधिकार पर भी रोक लगा दी गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।